गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? चलो, सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। काम निबेड़ के आ गए हो? सारे काम खत्म करके आ गए हो ना? हाँ, अब 1 1.5 घंटा चुप करके यहाँ पे बैठना है। कोई बच्चा अगर यहाँ से गया ना, और जो बच्चा सामने क्लास देख रहा है, चाहे वो सीएस का है, चाहे वो सीए का, चाहे वो सीएमए का, उसको पाप लगेगा, देख लो। अब ये लगा लो, 1.5 घंटे का लॉकडाउन है। 1.5 घंटे का लॉकडाउन है, बाहर आना जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, मैंने अनाउंसमेंट की थी कि आज हम शाम को डिस्कशन करेंगे। जो हमारा बजट 2021 था, उसमें जो भी इनकम टैक्स के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स आई है ना, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कई बच्चे तो ना, ये सामने जो बच्चे बैठे हैं ना, कई बच्चे तो बस ये सुनने के लिए आए हैं। कहता है, ये बता दो कि ये अमेंडमेंट पहले तो हमारे एग्जाम में आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि अगर आएंगी फिर तो बैठेंगे, और अगर नहीं आएंगी फिर हम नहीं बैठेंगे। तो पहले तो ये सुन लो ध्यान से, मैं एक बार नहीं 3 बार बोलूंगा कि ये जो आज हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, इस साल में जिन बच्चों के भी एग्जाम हैं उनके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। सर, मैं जून 21 नहीं कह रहा, मैं मई 21 नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं इस साल में जब भी आपके एग्जाम होंगे ना, ये अमेंडमेंट आपके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 2020 आना है। और ये अमेंडमेंट जो कन्वर्ट होंगी वो फाइनेंस एक्ट 2021 में कन्वर्ट होंगी, तो ये जून 22 से एप्लीकेबल होंगी, अभी से एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो बच्चा कह रहा है, चलो भाई चलो। चलो भैया, हम नहीं देखते, अगर कोई छोड़ के गया फिर देख लेना सर। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऑफिस जा रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों को फादर साहब जो होंगे बिजनेसमैन होंगे, सैलरी क्लास पर्सन होंगे, उनको नॉलेज चाहिए कि इस बजट में क्या अमेंडमेंट्स आई हैं, उसको एक्यूरेट नॉलेज होगी ना, वो आप लोग दे पाओगे। सर, न्यूज में जो आपने देखा है और जो आज आप देखोगे, उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क होगा। क्योंकि आज जो हम बातें करेंगे वो एक्चुअल में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो रियल लॉ लिखा है उसके बेस पे करेंगे। न्यूज में क्या हो गया? ब्रेकिंग न्यूज, 75 और मोर वालों को टैक्स पे नहीं करना, ये न्यूज आ गई, बच्चों ने स्टेटस पे डाल दिया, समझ आया नहीं उसमें क्या लिखा है। अब वो कब टैक्स पे नहीं करना, कौन सी इनकम होगी, कौन सा बैंक होगा, क्या कंडीशन होगी, वो सारी बातें नहीं पता। बच्चा कह रहा है बस न्यूज में लिख दिया कि 75 वालों को टैक्स पे नहीं करना, तो टैक्स पे नहीं करना। तो ये बेकार की बातें आपने नहीं करनी सर, आप प्रोफेशनल हो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। अगर यही कंसल्टेंसी न्यूज को देखने के बाद दोगे तो कोई भी क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। तो उसकी एक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या है, वो कहां पे चीजें लिखी गई हैं, कौन कौन सी कंडीशन है, वो सारी बातें आज हमें देखनी है। तो पहली बात तो, चाहे वो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट फिर भी नॉलेज के लिए, लोगों को बताने के लिए, सही नॉलेज देने के लिए हमें बहुत जरूरी है आर का सेशन देखना। हाँ, जिसको जरूरी काम है वो पूरा नहीं देख सकता, वो अभी छोड़ के चला जाए, बाद में पूरा कंप्लीट एक साथ देखना है। बीच में छोड़ के जाओगे सारा फ्लो टूट जाता है। तो वादा करोगे जितने बच्चे बैठे हैं पूरा लास्ट तक देखोगे? ठीक है, इवन जितने भी ग्रुप आपके हैं उसमें डाल दो, फटाफट से शेयर कर दो, ताकि सभी बच्चे आके कम से कम इस 1.5 घंटे को तो निकाल लें। ये उनका वेस्ट नहीं होगा, ये उनकी इन्वेस्टमेंट होगी। और गारंटी दे रहा हूं सर, इस सेशन को देखने के बाद ना अपनी नॉलेज एक बार चेक कर लेना, जो आपने न्यूज के अंदर सुना और जो यहाँ पर देखना, कितना फर्क आपके अंदर आ जाएगा। बच्चा कह रहा है, सर हम एक्साइटेड है बड़े, आप फटाफट से हमें स्टार्ट करवा दो, बस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है इस साल, अगर हमारे एग्जाम है, बट फिर भी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल हो जाएंगी जब ये फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। इसलिए नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे वो सीएस फैमिली के बच्चे हैं, चाहे वो सीए के हैं, चाहे वो सीएमए के हैं, तीनों बच्चों के पास ये वीडियो जरूर होनी चाहिए, ताकि उन्हें पता लगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट कौन कौन सी आई है। इधर सुना ध्यान से। अब स्टार्ट करने से पहले ना 2 मिनट आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर अमेंडमेंट स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो, नोट्स आपने डाउनलोड करने हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाओगे, वहां नोट्स मैंने डाले हैं, डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना, आपके हाथ में आ जाएंगे। अच्छा, अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब बच्चा ये बात कहता है, सर आपने ना, जब हमने नोट्स देखे थे तो बार बार यहाँ पे ना बजट स्पीच लिखा हुआ है। तो इस बजट स्पीच का मतलब क्या है? क्योंकि हमने तो फाइनेंस बिल सुना था और हमने मेमोरेंडम सुना था, ये बजट स्पीच क्या होती है? सर, बजट स्पीच का मतलब क्या है? 1 फरवरी को श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के जो नोटपैड था, मेरे ख्याल से टैब था, टैब जो मेड इन इंडिया का टैब था, उसके अंदर जो बजट स्पीच थी ना, जो उन्होंने बोली थी, उसको बजट स्पीच बोलते हैं। तो उसका भी पीडीएफ वो डालते हैं, उस पीडीएफ को आपको मैं दिखा देता हूं। ये आपके सामने बजट स्पीच है। श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट स्पीच पेश की, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट नंबर ए होता है और एक पार्ट नंबर बी होता है, जिसमें आपके प्रपोजल होते हैं डायरेक्ट टैक्स के। ये आपका है पार्ट नंबर बी, आपको मैं दिखाता हूं जी। ये देख लो आपका। हाँ, ये देखो पार्ट नंबर बी है। तो आपने अगर मेरे नोट्स देखे हो, मैंने भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर बी लिखा हुआ है। तो पार्ट नंबर बी जो उनकी स्पीच का है, वो प्रपोजल है डायरेक्ट टैक्स की, हमारी गवर्नमेंट क्या चेंज लेके आना चाहती है, उस स्पीच के अंदर उन्होंने बताए थे। अब एक बच्चा कहता है, यार स्पीच में तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था भाई, इस बार तो कोई चेंज किया ही नहीं, थोड़े बहुत चेंज किए हैं, तो कितने सारे चेंज होंगे, इतनी बड़ी क्लास सर क्यों ले रहे हैं?
सर अगर आपने फाइनेंस बिल देखा हो तो फाइनेंस बिल देख के ना आपकी आंखें खुल जाएंगी कि एक्चुअल में जो उन्होंने प्रपोजल दिए ना वो टोटल मिला के 79 चेंजेस हैं जो इनकम टैक्स में इस बार आने वाले हैं। और बजट में उन्होंने कितने बोले, 10 या 15। सर फिर बाकी क्यों नहीं बोले, इतना टाइम नहीं है सर। वो सिंपल सी बात बोलते हैं, भाई ये मेन चेंजेस हैं, ये मेन चेंजेस हैं, बाकी जाके फाइनेंस बिल देख लेना, उसमें आपके चेंजेस लिखे होंगे। और फाइनेंस बिल आपके सामने मैंने ओपन करके दिखाया सर, आपको मैं दिखा देता हूं, देख लो 79 चेंजेस हैं इनकम टैक्स में जो इस बार प्रपोज किए गए हैं। हाँ अभी ये एक्ट नहीं बने, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में जाएंगे, प्रेसिडेंट के साइन होंगे, फिर एक्ट बनेंगे, तो अब कितने चेंजेस एक्ट बनेंगे वो नहीं पता, बट प्रपोजल जो है वो 79 चेंजेस का है। तो सर क्या आज हम सारे करने जा रहे हैं, नहीं, आज हम कुछ चेंजेस करेंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बाकी जो चेंजेस होंगे वो जब एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे उसकी जो अमेंडमेंट क्लास होंगी उसके अंदर मैं डाल दूंगा, बट हमारे एग्जाम में तो है ही नहीं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, बट आपको दिखा रहा हूं सर रियलिटी कुछ और है, दिखाया कुछ और है। तो 79 चेंजेस इनकम टैक्स में प्रपोज किए गए हैं, आपके सामने फाइनेंस बिल है, ये उनके खुद का ही है। अच्छा अब सुना ध्यान से, अब आपके मन में कई बार डाउट आता है, आप में से मे भी कई बच्चों के पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, तो वो ये कहते हैं विवेक बेटा एक बात बताओ कि जो ये तुम चेंजेस हमारे बच्चों को बताने जा रहे हो तो क्या ये पता लग सकता है कि गवर्नमेंट ये चेंज क्यों लेके आना चाह रही है। भाई चलो तुमने तो अमेंडमेंट करा दी, अब अगर हम अपने बच्चे से पूछें कि बेटा एक बात बता, जो विवेक सर ने ये चेंज कराया, इस चेंज के पीछे का रीजन क्या है, मतलब गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही थी, गवर्नमेंट इस लॉ को चेंज क्यों करना चाह रही है, वो कैसे पता लगेगा। तो मैंने कहा अंकल उसका भी पता लग सकता है, उसका आता है मेमोरेंडम टू एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल, मतलब जो फाइनेंस बिल में चेंजेस आने जा रहे हैं उसका मेमोरेंडम। भाई क्या रीजन है गवर्नमेंट ये चेंज लेके आना चाहती है, उसके लॉजिक्स जो होते हैं ना अंकल वो मेमोरेंडम के अंदर होते हैं। तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी ऑथर्स, जो भी टीचर्स इंक्लूडिंग मी ऑल्सो आपको लॉजिक बताता है कि ये लॉजिक है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में दिक्कत चल रही थी, वो सब कहां से देख के बताते हैं, मेमोरेंडम से। तो सर ऐसा मैंने पहले भी क्लास में कई बार कहा है कि ऐसा नहीं कि भगवान ने मुझे दिव्य शक्ति दी है कि ये लॉ क्यों बना मुझे ऐसे ही पता होगा, मैंने भी कहां से पढ़ा, मेमोरेंडम से, आपका काम मैंने आसान कर दिया। बट अगर प्रैक्टिकल लाइफ में कभी खुद पढ़ना हो कि फाइनेंस बिल में जो चेंजेस हैं उसके रीजन क्या हैं, तो मेमोरेंडम पढ़ लेना, उससे आपको पता लग जाएगा। और खुशी की बात इतनी आपको दे रहा हूं कि ये बजट स्पीच और ये फाइनेंस बिल और ये मेमोरेंडम, ये तीनों ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर किसी को देखने हैं ना कि सारे चेंजेस देखने हैं, उसके रीजन देखने हैं, तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, आपके पास आ जाएंगे। तो 3 डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखा दिए, इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं दिखा रहा हूं अपने नोट्स। तो फाइनली अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो अमेंडमेंट्स कौन कौन सी आई हैं। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लो जी, जो हम चेंजेस करने जा रहे हैं इस साल के एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल हो जाएंगे एक्ट बनने के बाद, जब वो एक्ट बन जाएगा। और आज हम करेंगे इनकम टैक्स के, फिर एक वीडियो लेके आऊंगा जीएसटी एंड कस्टम की, उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, लो जी अब सुना ध्यान से, अब जो चेंज नंबर 1 इन्होंने इनकम टैक्स में किया है, जिसका मार्केट में बहुत बड़ी न्यूज चल रही है, जो सीनियर सिटीजन को बेनिफिट दिया है। और जब ये न्यूज आई तो जितने न्यूज चैनल हैं उसमें न्यूज क्या चल गई, 75 और मोर वालों को इनकम टैक्स पे नहीं करना। किसी ने ये न्यूज चला दी कि रिटर्न फाइल नहीं कर रही, कोई कह रहा है रिटर्न फाइल नहीं करनी, कोई कह रहा है टैक्स पे नहीं करना, कोई कह रहा है पेंशन की इनकम हो, मतलब वो सारी बातें जो उनको समझ में आई उन्होंने वो बातें लिख दी। बट इस अमेंडमेंट का बहुत ध्यान सुनना सर, कि इन्होंने जो अमेंडमेंट देखने के लिए निकाली है एक्चुअल में इसकी रियलिटी कुछ और है। अब सुना ध्यान से, गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि हम जो रिलीफ देने जा रहे हैं ना, वो रिलीफ किसको देने जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन को। और सीनियर सिटीजन की जो हमने क्लास में डेफिनेशन की थी, मैंने क्या कहा था, जिसकी एज 60 साल या उससे ऊपर होगी वो क्या बन जाएगा, सीनियर सिटीजन। बट गवर्नमेंट कहती है इस अमेंडमेंट के लिए नहीं बनेगा। इट मींस हम ये रिलीफ सीनियर सिटीजन को देने जा रहे हैं, बट सीनियर सिटीजन इस अमेंडमेंट के लिए वो बनेगा पहली बात जिसकी एज 75 साल या उससे ऊपर की होगी। और ये बात तो मेरी पूरी की पूरी फैमिली जानती होगी, जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, कि प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर वो 75 ईयर का हो जाएगा तो इस अमेंडमेंट के अंदर कवर हो जाएगा। एक बच्चा कहता है सर मेरे दादाजी जो हैं ना, मेरे दादाजी जो हैं इस साल 75 ईयर के हो जाएंगे, मतलब अभी वो 74 के हैं, अभी वो 74 के हैं, आज 5 फरवरी है, आज 5 फरवरी है, तो मेरे दादाजी का बर्थडे जो है मान लो साल के बीच में है, तो वो यहाँ पे 74 के हैं, यहाँ 75 के हैं, तो क्या वो इस अमेंडमेंट में कवर हो सकते हैं, आंसर इज यस। और ये बातें अपने क्लास के अंदर पढ़ी भी होंगी कि प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर 75 के हो जाते हो तो आप अमेंडमेंट के अंदर कवर हो जाओगे। तो पहली बात तो ये समझ लो
कि सीनियर सिटीजन 60 और मोर वाले नहीं बनेंगे। इस अमेंडमेंट के लिए कौन से बनेंगे? 75 ईयर, और अगर उससे ऊपर एज होगी तब आप इसमें कवर हो जाओगे। दूसरी बात, एक बच्चा कहता है सर मेरे दादाजी की एज जो है ना वो 76 ईयर है, तो क्या अब उन्हें इनकम टैक्स पे नहीं करना? मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा। एक बच्चा कहता है सर मेरे दादाजी की एज 80 साल की है, तो क्या उन्हें रिटर्न फाइल नहीं करनी? मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर कोई पर्सन, पहली बात तो इंडिया का रेजिडेंट है, पहली बात तो इंडिया का रेजिडेंट है, उसकी एज 75 और मोर है, और उसकी सिर्फ और सिर्फ पेंशन की इनकम है, या पेंशन के अलावा इंटरेस्ट की इनकम है विद सेम बैंक। मैंने एक लाइन बोली है, विद सेम बैंक, मतलब अगर सेम बैंक से पेंशन आ रही है, सेम बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, तब ये अमेंडमेंट है, नहीं तो अमेंडमेंट है ही नहीं। जबकि फाइनेंस मिनिस्टर जी ने क्या बोल दिया था कि इंटरेस्ट और पेंशन की इनकम है तो रिटर्न फाइल नहीं करनी। अब जाके बाकी सारी बातें आप देख लेना फाइनेंस बिल में, आप मेमोरेंडम में देख लेना, और जब फाइनेंस बिल और मेमोरेंडम पढ़ा गया उसमें साफ साफ लिखा है सेम बैंक। इट मीन अगर एक ही बैंक से पेंशन की इनकम है, उसी बैंक से इंटरेस्ट की इनकम है, तब अमेंडमेंट लगेगी, नहीं तो अमेंडमेंट नहीं लगेगी। एक बच्चा कहता है सर पेंशन एक बैंक से आ रही है दादू को, और इंटरेस्ट दूसरे बैंक से आ रहा है, तो क्या मेरे दादू जो है इस अमेंडमेंट में कवर होंगे? आंसर इज नो, वो आपके अमेंडमेंट में कवर नहीं होंगे। तो बहुत कम लोग हैं सर, बहुत कम लोग हैं। एक्चुअल में देखने में लग रहा है कितना बड़ा बेनिफिट है, और बेनिफिट नो डाउट कुछ लोगों को मिलेगा, बट सबको नहीं मिलेगा सर। कंडीशन है, पहली बात इंडिया का रेजिडेंट हो, एज 75 और मोर हो, पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम हो, और सेम बैंक से हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब अमेंडमेंट लगेगी, नहीं तो अमेंडमेंट नहीं लगेगी। तो एक बच्चा कहता है सर अमेंडमेंट है क्या? भाई अगर मान लो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दें तो अमेंडमेंट है क्या? अमेंडमेंट सिर्फ ये है कि उन लोगों को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करनी। सर उन लोगों के कंप्लाइंस कम किए हैं कि भैया 75 और मोर का होगा, वो बेचारा कहाँ लैपटॉप ओपन करेगा, कहाँ रिटर्न फाइल करेगा, उसके बस का नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर मैं अपने दादाजी की बात करता हूँ या आपके दादाजी की बात करता हूँ, अब 75 और मोर अगर एज है, उनको रिटर्न फाइल करने पड़े, नो डाउट उनके कंप्लाइंस बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हारे कंप्लाइंस कम करना चाह रहे हैं, हम तुम्हें एग्जम्पशन देने कि तुम रिटर्न फाइल नहीं करोगे। कई लोगों ने सोच लिया कि रिटर्न फाइल नहीं करनी तो टैक्स पे नहीं करना, कई लोगों ने सोच लिया रिटर्न फाइल नहीं करनी तो टैक्स पे नहीं करना। ऐसा नहीं है सर। आपने अगर बजट स्पीच को भी ध्यान से सुना हो, या अगर आपने लो ध्यान से पढ़ा हो, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो पेइंग बैंक होगा वो टैक्स पे करेगा। मतलब जो पेमेंट करने वाला बैंक होगा, अगर मान लो मैं बैंक हूं, मैं आपके दादाजी को पेंशन दे रहा हूं, मैं आपके दादाजी को इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो आपके दादाजी को रिटर्न फाइल नहीं करनी, इट डजंट मीन उन्हें टैक्स पे नहीं करना। सर फिर अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो टैक्स पे नहीं करेंगे, तो उनके बिहाफ पर मैं पे करूंगा ना। तो गवर्नमेंट ने ओब्लिगेशन बैंक पे डाल दिया उन लोगों की बजाय। तो बस आपके कंप्लाइंस कम किए हैं, आपके कंप्लाइंस कम की हैं, बाकी जो आपका नॉर्मल टैक्स आएगा कैलकुलेशन करेंगे, वो अगर टैक्स बनेगा तो पेइंग बैंक जो होगा उसको देना पड़ेगा, आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी, आपकी कंप्लाइंस कम हो गए। आपको मैं दिखाता हूं, देखो वी, ये मैंने पूरी बजट स्पीच लिखी है जो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने बोला था। वी शैल रिड्यूस द कंप्लाइंस बर्डन, हम कंप्लाइंस बर्डन कम करने जा रहे हैं ऑन अवर सीनियर सिटीजन हु आर 75 ईयर एज एंड अबव। ठीक है, फॉर सीनियर सिटीजन हु ओनली हैव पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम। अब देखो कहीं उन्होंने सेम बैंक नहीं लिखा, देखने से क्या लग रहा है जिसकी पेंशन इंटरेस्ट की इनकम है वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा। सेम बैंक कहीं पर भी नहीं है, आपको दिखाऊंगा सेम बैंक कहां लिखा है। कह रहे हैं जी आई प्रपोज, मैं प्रपोज करने जा रही हूं एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न दी पेइंग बैंक। पेइंग बैंक का मतलब जो पेंशन देने वाला है और जो इंटरेस्ट देने वाला है, विल डिडक्ट द नेसेसरी टैक्स ऑन देयर इनकम, वो टैक्स डिडक्ट करेगा और वो हमें पे करेगा, जिसको पैसा मिलेगा उसके हाथ में एग्जम्पशन दे रहे हैं, कंप्लाइंस कम कर रहे हैं। अब बच्चा कह रहा है सर आप ये कैसे कह रहे हो कि यहाँ पे सेम बैंक लिखा है, क्योंकि हमने तो कहीं देखा नहीं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख लो, ये आपका मेमोरेंडम है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, मेमोरेंडम है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखना ध्यान से जी। क्या लिखा हुआ है? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू सीनियर सिटीजन हु आर एज 75 और अबव एंड रिड्यूस द कंप्लायंस फॉर देम, इट इज प्रपोज टू इंसर्ट ए न्यू सेक्शन टू प्रोवाइड ए रिलैक्सेशन फ्रॉम फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। मतलब ऐसा नहीं है भाई साहब कि अगर मेरे दादाजी 75 और मोर हैं उन्हें रिटर्न ही फाइल नहीं करनी, गवर्नमेंट ये नहीं कह रही।
गवर्नमेंट कह रही है जी 75 और मोर हो, आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी, वो भी तब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, नहीं तो आप रिटर्न फाइल करोगे, नहीं तो रिटर्न फाइल करोगे, फिर कोई कंप्लाइंस कम नहीं होंगे, कंप्लाइंस सिर्फ तब कम होंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। कौन कौन सी कंडीशन? इंडिया का रेजिडेंट हो, एज 75 और मोर हो, उसकी पेंशन की इनकम हो, लिखा लिखा है एंड नो अदर इनकम। However, in addition to such pension, he may also have interest income from the same bank. From the same bank, sir, in which he is receiving his pension. मतलब जिससे पेंशन रिसीव कर रहा है उसी सेम बैंक से अगर इंटरेस्ट रिसीव करेगा तब ये अमेंडमेंट लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। और दूसरी बात, दिस बैंक इज ए स्पेसिफाइड बैंक, ये बैंक भी स्पेसिफाइड बैंक होगा। कौन सा बैंक होगा? ये गवर्नमेंट नोटिफाइड कर देगी। तो ऐसा नहीं है हर बैंक, कोई भी बैंक नहीं, स्पेसिफाइड बैंक होगा। और एक बात और, ही शैल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश ए डिक्लेरेशन टू बैंक, मतलब हमारे दादाजी को डिक्लेरेशन भर के देनी पड़ेगी बैंक को कि भैया मेरी सिर्फ पेंशन की इनकम है, मेरी सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम है, इसके अलावा मेरी कोई इनकम नहीं है। तो फिर क्या होगा? द डिक्लेरेशन शैल बी कंटेनिंग सच पर्टिकुलर इन सच फॉर्म एंड वेरीफाइड इन सच मैनर एज में प्रिस्क्राइब। वो रूल्स में लिख देंगे, फॉर्म नंबर कौन सा होगा, वो फॉर्म आपके दादाजी को देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? वंस द डिक्लेरेशन इज फर्निश्ड, एक बार हमारे दादाजी डिक्लेरेशन जमा करवा देंगे, द स्पेसिफाइड बैंक वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम ऑफ सच सीनियर सिटीजन आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ डिडक्शन अलाउेबल अंडर चैप्टर 6 से, और रिबेट जो मिलती है फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, एंड डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स। Once this is done, there will no any other requirement of furnishing the return of income by such senior citizen. It means पेइंग बैंक जब टैक्स पे कर देगा तो अब कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है उस पर्सन को जिसको इनकम दी जा रही है कि वो रिटर्न फाइल करे। तो सर सिंपल सी बात ये है, अब मुझे सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना ऐसा कितना खतरनाक बेनिफिट है। और देखने से क्या लगा था न्यूज में, 75 वाले एग्जाम हो गए, बच्चों ने दादाजी को बता दिया दादाजी अब आप तो कोई रिटर्न फाइल नहीं करनी, दादाजी भी खुश हो गए। अब दादाजी को बोल देना कि दद्दू ये जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल तब होगा, पहली बात तो सेम बैंक से इंटरेस्ट आ रहा हो, सेम बैंक से ही इंटरेस्ट आ रहा हो, ठीक है, और सेम बैंक से पेंशन आ रही हो, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन भरनी पड़ेगी, उसके बाद पेइंग बैंक आपका टैक्स पे करेगा, आपको जो बेनिफिट दिया है वो सिर्फ रिटर्न ना फाइल करने का दिया है और कोई बेनिफिट नहीं दिया। ठीक है जी। तो अमेंडमेंट नंबर 1 हमारी ये है जो मैंने आपको दिखा दी है जी, और इसकी डिटेल मैंने आपको दिखा दी थी मेमोरेंडम के अंदर। तो कंडीशन मेनली क्या निकल के आ रही है? कंडीशन पहली बात रेजिडेंट हो, 75 और मोर हो, पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम सेम बैंक से हो, ठीक है, और बैंक भी स्पेसिफाइड बैंक हो, हमने डिक्लेरेशन जमा करवा दी हो, और अगर कोई टैक्स बनता होगा तो वो पेइंग बैंक पे कर देगा, हमारी एग्जम्पशन क्या हो जाएगी? रिटर्न फाइल करने की। तो ये एग्जम्पशन, ये बेनिफिट रिटर्न ना फाइल करने के लिए है, ना कि ना टैक्स देने के लिए। ठीक है जी। तो ये अमेंडमेंट नंबर 1 है जो एक्ट बनने के बाद एप्लीकेबल हो जाएगी। तो अगर कोई आपसे पूछता है तो उम्मीद करूंगा आप सही बताओगे। और ये कई बच्चे धीरे धीरे सेशन छोड़ के जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि भैया ये तो फिर बाद में ही कर लेंगे, ठीक है, उन्हें ये नहीं पता कि अगर वो सेशन छोड़ के जा रहा है नुकसान उनका ही है सर। 1 घंटे की बात है यार, 1 घंटा आपसे मांगा, 1 घंटा बैठ जाओ, 1 घंटे बैठने में क्या जा रहा है, वैसे भी तो टाइम वेस्ट ही करोगे, कम से कम यहाँ कुछ तो समझ में आएगा। तो प्लीज आपने सुन के जाना है सर, दिल मत तोड़ना यार। ठीक है जी। तो फटाफट से पूरी क्लास बोल दो, अब जो यहाँ पे लाइव चैट हो रही है उसके अंदर पूरी क्लास मुझे बोलेगी कौन कौन सी कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन रेजिडेंट है, फटाफट से बोलो जी, रेजिडेंट है, एज 75 और मोर है, उसके बाद पेंशन एंड इंटरेस्ट की इनकम है सेम बैंक से, उसके बाद बैंक कौन सा? सारे स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड, और हमें क्या फाइल करनी है? डिक्लेरेशन। तो फिर बैंक कौन, बैंक क्या करेगा? टैक्स कैलकुलेट करेगा और टैक्स वो पे कर देगा। हमें किससे बेनिफिट मिलेगा? रिटर्न फाइल करने से। तो हमें जो एग्जम्पशन मिलेगी वो रिटर्न फाइल करने से मिलेगी, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है, दैट इज अमेंडमेंट नंबर 1 जो फाइनेंस एक्ट बनने के बाद आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ जी, अमेंडमेंट नंबर 1 क्लियर होती है, अमेंडमेंट नंबर 2 पे आ जाओ। अमेंडमेंट नंबर 2 क्या है? अमेंडमेंट नंबर 2 काफी अच्छी अमेंडमेंट है। याद करो जब हम क्लास के अंदर करते हैं तो क्लास में हम एक चैप्टर करते हैं रिटर्न ऑफ इनकम और असेसमेंट प्रोसीजर। मेरे ख्याल से पूरी फैमिली को मेरी पता होगा कि मैंने आपको कई बार कहा था कि इनकम टैक्स में केसेस जो खुलते हैं ना वो 6 साल के केस खुलते हैं। इट मींस अगर मैंने 8 टैक्स की चोरी की है तो अगर मान लो मैं पकड़ में नहीं आया तो ऐसा नहीं कि भंगड़े डालने लग जाऊंगा कि मैं बच गया बच गया, नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट कहती है 6 साल तक कभी भी हम पकड़ सकते हैं। तो अब उसको गवर्नमेंट ने कर दिया है कि हम 6 साल की केस नहीं 3 साल की केस पकड़ेंगे।
6 साल से लिमिट कर दी है 3 साल, बट कुछ केसेस में आपके 10 साल की लिमिट भी है, जो आपके फ्रॉड केसेस होते हैं, जो सीरियस केसेस होते हैं। तो देखो जी, अभी गवर्नमेंट कह रही है प्रेजेंटली एन असेसमेंट कैन बी रीओपन, हम असेसमेंट रीओपन कर सकते हैं अप टू 6 ईयर, और जो सीरियस फ्रॉड केस है उसमें 10 साल। एज ए रिजल्ट टैक्स पेयर हैव टू रिमेन अंडर अनसर्टिनिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो काफी लंबे समय तक बेचारा परेशान रहता है कि होगा तो मेरे साथ क्या होगा। तो गवर्नमेंट कहती है अब हम प्रपोज करने जा रहे हैं जी, हम टाइम लिमिट रिड्यूस करने जा रहे हैं, 6 साल वाली जो है वो हो जाएगी 3 साल। और जिसने इनकम चोरी की होगी, ध्यान से, जिसने इनकम चोरी की होगी 50 लाख या उससे ऊपर, तो उसके केस हो जाएंगे 10 साल। और ये 10 साल भी तब जब अप्रूवल मिलेगी इनकम टैक्स की हाईएस्ट अथॉरिटी से, दैट इज प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। मतलब अगर इससे अप्रूवल मिलेगी तब ये केस 10 साल होगा, नहीं तो 10 साल नहीं होगा। तो मेरी पूरी फैमिली का बच्चा बस इस छोटी से अमेंडमेंट में ये ध्यान दे कि पहले 6 साल तक के केस खुल सकते थे, अब खुल सकते हैं 3 साल तक के। और अगर सीरियस केस है, सीरियस केस कौन, जिसने इनकम चोरी की थी 50 लाख या उससे ऊपर की, और गवर्नमेंट ने उस इनकम को धप्पा कर दिया, धप्पा, कि तुम्हारी इनकम पकड़ी गई, तो अगर ऐसा है और अप्रूवल मिल चुकी है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से, तो केस खुलेंगे 10 साल तक के, नहीं तो 3 साल। तो 2 टाइम लिमिट है, ध्यान रखना, आप 2 टाइम लिमिट है, या तो 3 साल या फटाफट से बोल दो 10 साल। 3 साल तो हर केस में है, 3 साल तो हर केस में है, 10 साल कब होंगे, जब मैंने इनकम चोरी की होगी 50 लाख या उससे ऊपर, तब आपके 10 साल आएंगे। तो देख लो यहाँ पे लिखा भी है सीरियस टैक्स इवेजन केसेस वेयर देयर इज एविडेंस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ इनकम, जहां एविडेंस है कि आपने इनकम छुपाई थी, चोरी की थी 50 लाख के उससे ऊपर की, तब केस आपके 10 साल तक खुलेंगे। तो ये आपके अमेंडमेंट नंबर 2 है, बिल्कुल छोटी सी अमेंडमेंट है जी। उसके बाद जी अमेंडमेंट नंबर 3 देख लो। अमेंडमेंट नंबर 3 क्या है? अमेंडमेंट नंबर 3 है एक नई कमेटी बनाने जा रहे हैं, दैट इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। सर इनकम टैक्स में ना पहले एक टॉपिक होता था, जो प्रोफेशनल वाले बच्चे होंगे या अगर कोई सीए फाइनल वाले बच्चे हैं वो समझ पाएंगे, सेटलमेंट कमीशन। अब वो सेटलमेंट कमीशन गवर्नमेंट खत्म करने जा रही है और एक नई कमेटी बनाने जा रही है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। सर इसमें क्या कोई भी आ सकता है? गवर्नमेंट कहती नहीं, गवर्नमेंट कहते इसमें आपके लिटिगेशन बहुत कम होंगे, डिसीजन जो होगा बहुत जल्दी आ जाएगा, बट इसमें हर कोई नहीं जा पाएगा। कौन जा पाएगा? देखो जी, टू फर्दर रिड्यूस लिटिगेशन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर आई प्रपोज टू कॉन्स्टिट्यूट ए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी फॉर देम विच विल बी फेसलेस टू एंश्योर एफिशिएंसी। ये भी क्या होगी? फेसलेस होगी। और आप सब जानते हो आजकल ऑलमोस्ट फेसलेस होता जा रहा है सर, अपील भी फेसलेस हो चुकी है, असेसमेंट भी फेसलेस हो रही है, ये कमेटी भी फेसलेस काम करेगी। अगली मेरी अमेंडमेंट है, एक हमने याद करो इनकम टैक्स में चैप्टर किया होगा अपील का, इनकम टैक्स में चैप्टर क्या होगा? अपील का। याद आ रहा है? पहली अपील सीआईटी, फिर आईटीएटी, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अब उसमें आईटीएटी जो एक अथॉरिटी थी उसको फेसलेस करने जा रहे हैं और एक नेशनल लेवल की इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बनाने जा रहे हैं, जो काम कैसे करेगी? फेसलेस काम करेगी, ऑनलाइन काम करेगी। तो आजकल गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है भैया अब वो काम खत्म, अब वो काम खत्म जी। ये अपना जो होता था ना वही डिपार्टमेंट के पास जाके मिलना कि देख लो जी कुछ हो सकता है, अब सर अब मेन काम क्या है? टेक्निकल काम है। जिसको नॉलेज होगी वो ये काम कर पाएगा, नॉलेज नहीं होगी आराम से घर बैठो। क्योंकि जब सारा काम ही फेसलेस हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, जो लोग पहले काम करते हैं उसमें बहुत फर्क आएगा। तो देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एनीवन विद ए टैक्सेबल इनकम अप टू 50 लाख, जिसकी इनकम 50 लाख तक है और डिस्प्यूटेड इनकम जो होगी 10 लाख तक होगी, तो वो एलिजिबल होगा इस कमेटी के। मतलब ये प्रपोज करने जा रहे हैं, ये कमेटी पहले नहीं थी। उसने क्या बोला कि हम ये कमेटी जो है नई कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। एक बच्चा कहता है सर वो था तो सही, सर वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल था, वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल था, ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी है। तो सेटलमेंट कमीशन खत्म करके गवर्नमेंट इस कमेटी को बनाने जा रही है कि जिसकी इनकम 50 लाख तक है या डिस्प्यूटेड इनकम 10 लाख या उससे ऊपर तक है, तो उस केस में वो इस कमेटी के पास जा सकता है। तो मेनली बस ये बात ध्यान दो, वैसे एग्जीक्यूटिव के जो बच्चे हैं और सीए इंटर या सीएमए इंटर वाले बच्चे हैं उनके किसी काम की नहीं है, बट अगर प्रैक्टिकल लाइफ में ऑफिस में जाते हो तो अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा। ये एक नई कमेटी आ रही है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी आ रही है। अब जिसकी भी टैक्सेबल इनकम 50 लाख तक है या जिसकी डिस्प्यूटेड इनकम 10 लाख तक है, वो एलिजिबल हो जाएगा इस कमेटी के जाने में। ठीक है, उसके बाद देखो जी, एक अमेंडमेंट मैंने क्या बोला था? फेसलेस आईटीएटी। याद करो मैंने क्या कहा था? सीआईटी, उसके बाद आईटीटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट,
तो आईटीटी भी अब देखो क्या करने जा रहे हैं, फेसलेस करने जा रहे हैं। एक नई अथॉरिटी नेशनल लेवल का आईटीटी बना रहे हैं। देखो जी क्या लिखा है, फॉर ईज ऑफ कंप्लायंस एंड द रिड्यूस डिस्क्रिशन वी आर कमिटेड टू मेक द टैक्सेशन process faceless. The government has already introduced faceless assessment and faceless appeal. Assessment भी faceless हो चुकी है, अपील भी हो चुकी है। The next level of income tax appeal is the income tax appellate tribunal. I मतलब श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, I now propose to make this tribunal faceless. इसको हम faceless करने की प्रपोजल दे रहे हैं। We shall establish a national faceless income tax appellate tribunal center. All communication between the tribunal and applicant assessee मतलब shall be electronic. Where personal hearing is needed, जहां पर्सनल आना जाना होगा, it shall be done through video conferencing मतलब मेल मिलाप नहीं होगा, फेस टू फेस हैंड शेक नहीं कर सकते भैया, सब काम ऑनलाइन चलेगा। और आप समझदार हो, जब सब काम ऑनलाइन चलेगा तो गवर्नमेंट के पास सारा डेटा होगा, सारा डेटा होगा तो कब किसकी रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें आपको खुद भी नहीं पता लगेगा। अभी तो क्या करते हो, फेस टू फेस जाते हो, हाँ नहीं सर कुछ हो सकता है क्या, तो हो सकता है सर इतने रुपए में हो सकता है, तो वो रुपए रुपए सब खत्म हो गया। इट मीन सिंपल सी बात है सर, अगर सारा काम डिजिटल हो जाएगा, सारा काम फेसलेस हो जाएगा, तो जो होते हैं ना बीच में पैसे खाने वाले होते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो वाकई गवर्नमेंट ने इस बार का जो बजट निकाला है वो एक तरह से लॉन्ग टर्म बजट निकाला है, लॉन्ग टर्म विजन को देख के निकाला है, चाहे वो छोटी मोटी अमेंडमेंट नहीं की। क्योंकि सर बिलीव मी, मुझे डर था, अपने दिल की बात बोलूंगा, मुझे डर था इस बार टैक्स क्रेडिट कहीं बढ़ ना जाए, मुझे डर था कोविड सेस ना लगा दें, बट शुक्र है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बच्चा कह रहा है रेट सर एग्जामिशन लिमिट तो बढ़ी नहीं, सर ना बढ़ना भी एक बेनिफिट है, कम से कम उन्होंने टैक्स रेट तो नहीं बढ़ाए। क्योंकि जो इस टाइम गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, जो आज गवर्नमेंट अपनी कंपनी की डिस इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, तो गवर्नमेंट वहीं से पैसा लेके कंट्रोल करना चाह रही है। गवर्नमेंट नहीं चाहती बर्डन आप लोगों की जेब पे आए। सर एक तरह से स्टेप बहुत अच्छा है, कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देखो सिंपल सी बात है, मैं पॉलिटिक्स का बंदा तो हूं नहीं जी, ठीक है, ना मैं बीजेपी ना मैं कांग्रेस की बात करूंगा, बट मुझे इतना पता है कि बजट जो है एक लॉन्ग टर्म विजन को देख के है, और मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छा बजट निकाला गया। बाकी मुझे नहीं पता आपको कैसा लगेगा, क्योंकि हमारे लिए सिंपल सी बात है, मेरे लिए भी एग्जामिशन लिमिट नहीं बढ़ी, दुख तो मुझे भी हुआ है, बट मुझे इतना खुशी हुई है कि कम से कम टैक्स रेट नहीं बढ़ाए। मुझे ये फील हुआ कि कोविड सेस नहीं लगाया, क्योंकि मुझे यही डर था कि कहीं गवर्नमेंट सेस ना लगा दे। बस बच्चा कह रहा है पेट्रोल और डीजल पे तो लगा है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, पेट्रोल डीजल पे जो लगा है उसका बर्डन कस्टमर की जेब पे नहीं आएगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं है सर। अब देखने में क्या लग रहा है, पेट्रोल डीजल और महंगे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, जब सेस का बर्डन हमारी जेब पे नहीं आएगा तो कैसे हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, वही न्यूज में देखना और यहां देखना बहुत बड़ा फर्क है। तो सिंपल सी बात, आप बस ये ध्यान रखना कि पहली बार टैक्स में कोई चेंज नहीं आया, बट जो चेंजेस आए हैं वो सारे के सारे इकोनॉमी को ऊपर लेके जाने के लिए आए हैं, अच्छे चेंजेस आए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, जो बीच में पैसे कमाने वाले होते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, उनको बड़ी दिक्कत आने वाली है अब, ठीक है जी। तो एक ये अमेंडमेंट आई है फोर्थ कि आईटीटी जो हो गया फेसलेस हो गया, और एक नई अथॉरिटी मतलब नई एस्टेब्लिश करेंगे नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, जो सारा काम क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनिक मोड से करेगी। तो अभी तक मैंने 4 अमेंडमेंट कराई है जी, फटाफट से बोल दो। पहली अमेंडमेंट सीनियर सिटीजन के लिए, वही पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम, उनको रिटर्न फाइल नहीं करना। दूसरी अमेंडमेंट ये बात कहती है, अमेंडमेंट नंबर 2, कि जहां 6 साल केस ओपन होते हैं वहां 3 साल होंगे, और अगर 50 लाख या उससे ऊपर की चोरी है तो केस 10 साल तक ओपन होंगे। उसके बाद फिर एक अथॉरिटी बनने जा रही है जी, कौन सी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। इसके पास कौन जाएगा, कोई भी टैक्सेबल पर्सन जिसकी टोटल इनकम 50 लाख तक है या डिस्प्यूटेड इनकम 10 लाख तक है, वो इसके पास जा सकता है। फिर फेसलेस आईटीटी की, आईटीटी जो है वो भी फेसलेस होने जा रहा है, और एक नेशनल इनकम टैक्स, नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने जा रहे हैं। ये नई अथॉरिटी बनने जा रही है, ये प्रपोजल दिया गया है, ठीक है। अभी तक ये 4 अमेंडमेंट हमने की है। उसके बाद आ जाओ जी अमेंडमेंट नंबर 5। अमेंडमेंट नंबर 5 है रिलैक्सेशन टू एनआरआई, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं। आपने नाम सुना होगा सुंदर पिचाई, मेरे ख्याल सुंदर पिचाई गूगल का शायद सीईओ है, शायद गूगल के सीईओ हैं। तो वो एनआरआई हैं, एक्चुअली में वो इंडियन हैं, बट वो बाहर रहने लग गए, तो बाहर की कंपनी में काम करने लग गए, तो वो एनआरआई हैं। अब होता क्या, जब वहां से उनकी रिटायरमेंट होती है तो उनके रिटायरमेंट अकाउंट जो होता है इंडिया में, उसके अंदर पैसा आता है ना, तो अभी तक क्या था, उसमें डबल टैक्स की बात होती थी, उसमें काफी प्रॉब्लम आती थी उनको कि वहां भी टैक्सेबल था, यहां भी टैक्सेबल था, डबल टैक्स की बातें थी। तो उन लोगों ने बोला साहब डबल टैक्स हम पे नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए रिलीफ प्रपोजल की है
कि गवर्नमेंट अब रूल्स बनाएगी, उस रूल्स के बेस पे जो भी हार्डशिप होती थी डबल टैक्स की, अब वो आपके ऊपर नहीं होगी। देखो जी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन जब वो वापिस आते थे, दे हैव इशू, उनको इशू होता था कि जो इनकम एक्रू इन देयर फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट, दिस इज यूजुअली ड्यू टू मिसमैच इन टैक्सेशन पीरियड, दे ऑल्सो फेस डिफिकल्टी इन गेटिंग क्रेडिट फॉर इंडियन इनकम टैक्स इन फॉरेन जुडिशन। आई मतलब श्रीमती निर्मला सीतारमन जी परपोज टू नोटिफाई रूल फॉर रिमूविंग देयर हार्डशिप ऑफ डबल टैक्सेशन, कि जो डबल टैक्सेशन की हार्डशिप है उसको रिमूव करने का प्रपोजल गवर्नमेंट ने दे दिया है कि अब डबल टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक छोटी सी अमेंडमेंट है, एनआरआई के लिए है, ठीक है। ये बात ध्यान देना कि अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि एक अमेंडमेंट ये भी आई है। उसके बाद देखो जी, सबसे खतरनाक अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 6, जिसने सीए को काफी इफेक्ट किया सर, क्योंकि टैक्स ऑडिट आप सब जानते हो सीए कर सकते थे, मेरी भी प्रैक्टिस थी, चलो मैं तो टीचिंग के अंदर था, बट यहां खतरनाक काम कर दिया इन्होंने, ऑडिट की लिमिट बढ़ा दी। इट मीन स्टार्टिंग में लिमिट थी 1 करोड़, अभी भी 1 करोड़ है। अब गवर्नमेंट ने पिछले बजट के अंदर किया था कि जो 95% ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करेगा, डिजिटल मोड के अंदर करेगा, उसको 5 करोड़ तक ऑडिट नहीं कराना। अब गवर्नमेंट कह रही है उस लिमिट को हम 10 करोड़ कर रहे हैं। साहब जितने छोटे मोटे लोग हैं ना, जितने छोटे मोटे लोग हैं सब कवर हो गए, बताओ मैं ऑडिट किसका करूंगा। और बड़ी बड़ी कंपनीज बड़ी बड़ी बिग फोर्स को बुलाती हैं, जो नॉर्मल सीए हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको जिनको इनके ऑडिट मिलते थे वो कहां जाएंगे। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। बट गवर्नमेंट अपने मूड में है कि हमें चाहिए डिजिटल, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हम तुम्हारे कंप्लाइंस कम कर देंगे, हम तुम्हारे कंप्लाइंस कम कर देंगे, तुम सारा काम ऑनलाइन करो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रपोजल इस बार ये भी आया है कि जीएसटी का ऑडिट खत्म हो रहा है। एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर क्या सीएस भी जीएसटी को ऑडिट कर सकता है। मैं क्लास के अंदर बोलता था कि सीएस को मिलना चाहिए, उन्होंने कहा सीएस को मिलना चाहिए, ऐसा करो सबका ही खत्म करो। जीएसटी ऑडिट को ओमिटेड करने का प्रपोजल दे दिया गया सर। अब जीएसटी अगर ऑडिट ही नहीं होगा तो सीए सीएम में सीएस क्या आएगा, होगा ही नहीं कोई, क्योंकि जब ऑडिट ही कंपलसरी नहीं है तो एक तरह से काम कम हो गया सीए सीएस सीएम में। और सीएस का तो पहले ही नहीं था, सी और सीएमए का जीएसटी के अंदर भी कम हो गया, इनकम टैक्स में भी कम हो गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा सर, ये बात लो में प्रपोजल है। मतलब आप सोच के बोला 10 करोड़ टर्नओवर कोई छोटी मोटी नहीं है सर। पहले 1 करोड़ के बाद करवाना कंपलसरी था, अब अगर वही लिमिट 10 करोड़ हो जाएगी तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी सीए के बिजनेस में। तो जीएसटी ऑडिट जब मैं जीएसटी की क्लास डालूंगा वहां पे आपको बताऊंगा कि जीएसटी ऑडिट जो है वो भी ओमिट होने वाला है, प्रपोजल आ चुका है। और अगर एक्ट कन्वर्ट हो गया तो बात खत्म, जीएसटी ऑडिट भी खत्म हो गया फिर तो। देखो जी, इनकम टैक्स करंटली इफ यूर टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़ यू हैव टू गेट यूर अकाउंट्स ऑडिटेड इन फेब 2020 बजट, पिछले साल के बजट। I had increased the limit for tax audit 5 crore for those who carry out 95% of their transaction digitally. To further incentive digital transaction and the reduce compliance burden, I propose to increase this limit for tax audit for such person from 5 crore to 10 crore. बल्ले बल्ले शाबा शाबा, बल्ले बल्ले शाबा शाबा। बच्चा कह रहा है क्या हो गया सर, ये देख लो ये हो गया। अब सोच के बोलना सर ये बहुत बड़ा स्टेप है, ये बहुत बड़ा स्टेप है उन लोगों के ऊपर जो सीए प्रैक्टिस में है, बट गवर्नमेंट के लिए हमारे लिए अच्छा स्टेप है जी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, उनके बर्डन कम हो जाएंगे। क्योंकि उन जिनको फीस देनी है उनके लिए तो अच्छा ही है, जिनको फीस लेनी है उनको बड़ी दिक्कत है कि अब ऑडिट कैसे मिलेगा। तो सिंपल सी बात यह काफी बड़ा स्टेप है, इसका इफेक्ट भी काफी बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर कोई कैश ट्रांजेक्शन है फिर तो 1 करोड़ के बाद ही करवाना है। कैश ट्रांजेक्शन अगर 6% है, क्योंकि 95% ट्रांजेक्शन जो है वो डिजिटल मोड में होनी चाहिए, तब जाके लिमिट 10 करोड़ की है। और अगर उससे कम है, मतलब कैश और डिजिटल 95 को कवर नहीं कर पा रहे, उस केस में फिर 1 करोड़ की लिमिट है। तो ऑडिट की अब 2 लिमिट है, एक तो 1 करोड़ और एक 10 करोड़। 10 करोड़ उसके लिए है जिसकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन 95 या उससे ऊपर है, जिसकी 95 से कम है उसके लिए लिमिट 1 करोड़ है। और ऑडिट कौन करता है, सीए प्लस में सीओपी। तो पहले भी टैक्स ऑडिट सीए के पास ही था, आज भी सीए के पास है। पहले जीएसटी ऑडिट सी और सीएमए के पास था, अब जब जीएसटी ऑडिट ही खत्म हो जाएगा तो किसी के पास नहीं होगा फिर। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट नंबर 6 है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट। बट मैं दोबारा बोल रहा हूं 10 करोड़ की लिमिट ऐसे नहीं हुई, 95% ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होंगी तब 10 करोड़ की लिमिट होगी। उसके बाद जी ये 7th अमेंडमेंट है, रिलीफ फॉर डिविडेंड। इसमें 3 अमेंडमेंट आई हैं। याद करो डिविडेंड की पेमेंट पर टीडीएस कटता था,
अब गवर्नमेंट ने कुछ केस में ना वो टीडीएस एग्जम्प्ट कर दिया है, पहली अमेंडमेंट तो ये आई है। दूसरा, गवर्नमेंट ने डिविडेंड की पेमेंट पर एडवांस टैक्स वो भी एग्जम्प्ट कर दिया कुछ केस में, सेकंड अमेंडमेंट ये आई है। और तीसरी अमेंडमेंट ये आई है कि जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता था उस केस में, कुछ केस में हायर टैक्स पे करना पड़ता था, गवर्नमेंट कहती है अब तुम्हें हायर पे नहीं करना, तुम्हें कम पे करना है। सर एक बार दोबारा से, एक बार नहीं, पूरी अमेंडमेंट दोबारा से बताऊंगा, इधर सुना ध्यान से। अब जो बच्चे अभी क्लासेस देख रहे हैं जिनके एग्जाम जून 21 में है या दिसंबर 21 में है, उनको पता होगा जी, उनको पता होगा कि आपके अमेंड में आपके जो एग्जाम है सीडीटी, सोच समझ के बोलना, सीडीटी, क्या सीडीटी अब एप्लीकेबल है? आंसर इज नो, सीडीटी अबोलिश हो चुका है। अब डिविडेंड जो है वो किसके हाथ में टैक्सेबल है? शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। बट डिविडेंड पे क्या करता है? टीडीएस करता है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर डिविडेंड इन लोगों को पे किया जाएगा ना, अब टीडीएस नहीं काटना। अगर डिविडेंड इन लोगों को पे किया जाएगा, अब टीडीएस नहीं काटना। किन लोगों को? देखो जी, इन द प्रीवियस बजट आई हैड अबोलिश द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स in order to incentive investment. Dividend was made taxable in the hands of shareholder. Now, अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? Now, in order to provide ease of compliance, I propose to make dividend payment to REIT और NINVIT. ये कौन होते हैं सर? ये एक तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, इनकी भी यूनिट्स आती हैं जो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर। आपने अगर कोई नाम सुना हो, REIT और INVIT, ये म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर। तो अगर इनको डिविडेंड की पेमेंट की जा रही है तो गवर्नमेंट करिए एग्जम्प्ट फ्रॉम टीडीएस, उस केस में टीडीएस नहीं काटना। उसके बाद देखो जी, फर्दर एज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनकम कैन नॉट बी एस्टिमेटेड करेक्टली बाय द शेयर होल्डर फॉर पेइंग एडवांस टैक्स, आई propose to provide that advance tax liability on dividend income shall arise only after the declaration oblique payment of dividend। इसका मतलब क्या है? याद करो, एडवांस टैक्स में एक सेक्शन आपने 234C किया होगा, 234C याद करो, इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट होती हैं, अगर इंस्टॉलमेंट में आप कोई भी दिक्कत करते हो उस केस में इंटरेस्ट कौन सा लगता है? 234C वाला लगता है। और याद आ रहा है मैंने कहा था कि सारी इनकम एस्टिमेट करनी होती है कैपिटल गेन को छोड़ के, अगर नया बिजनेस है उस केस में छोड़ के, कैजुअल इनकम को छोड़ के, और वहां एक आती है डिविडेंड की इनकम। तो गवर्नमेंट कहती है डिविडेंड की इनकम पे एडवांस टैक्स स्टार्टिंग से पे नहीं करना, बट हां जब डिविडेंड आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उससे अगली इंस्टॉलमेंट पे आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, उससे पहली वाली पे नहीं पे करना, और ना ही कोई 234C का इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा, मतलब सर आप ये बात कहना जा रहे हो, जैसे मान लो ये वाला साल है, अब यहां पे हम खड़े होकर इनकम एस्टिमेट करते थे, तो अब वहां पे हम डिविडेंड की इनकम एस्टिमेट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून, फिर 15 सितंबर है शायद, फिर 15 दिसंबर है, फिर 15 मार्च है। अब मान लो डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ यहां पे, मतलब इस डेट को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो गवर्नमेंट कह रही है यहां एडवांस टैक्स पे नहीं करना, यहां पे नहीं करना, बट जो अगली इंस्टॉलमेंट होगी वो इंस्टॉलमेंट तुम्हें एडवांस टैक्स की देनी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान देना। तो सिंपल सी बात अब क्या निकल के आ रही है कि जो 234C के एक्सेप्शन पहले कैजुअल इनकम, कैपिटल गेन की इनकम पे थी, अब वो डिविडेंड की इनकम पे भी है। तो आज अगर डिविडेंड की इनकम पे भी बात करूंगा तो स्टार्टिंग से एस्टिमेट मत करना। मैं ये नहीं कह रहा एडवांस टैक्स पे ही नहीं करना, दोबारा सुनो जी, मैं ये नहीं कह रहा कि एडवांस टैक्स पे ही नहीं करना, पे करना है, बट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो इंस्टॉलमेंट होगी उस पे करना है, पहली वाली पे नहीं करना। तो सेकंड अमेंडमेंट ये प्रपोज की गई है। उसके बाद ऑल्सो फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आई प्रपोज टू इनेबल डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम एट लोअर ट्रीटी रेट। लोअर ट्रीटी का मतलब ये होता है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, एफआईज जो हैं, उनको दिक्कत आती थी, वो ये बात बोलते थे जी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में डिविडेंड का रेट कम है और इनकम टैक्स में ज्यादा है, आप ज्यादा वाला लगाते हो, कम वाला नहीं लगाते। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए बेनिफिट दिया है कि अब जो लोअर ट्रीटी रेट होगा ना, वो तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अमेंडमेंट मेनली आपके काम की नहीं है, जो प्रैक्टिस करते हैं उनके काम की है, बट जो मेरे सामने क्यूट क्यूट से बच्चे बैठे हैं उनके काम की बस 2 अमेंडमेंट हैं। एक तो अगर इसको पेमेंट करोगे तो टीडीएस नहीं काटना, और दूसरा एडवांस टैक्स अब स्टार्टिंग से एस्टिमेट नहीं करना, जब भी बीच में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा उससे अगले इंस्टॉलमेंट पे आपको देना पड़ेगा, उससे पहले नहीं देना। तो ये आपकी सेकंड अमेंडमेंट है, ठीक है, ये अमेंडमेंट है डिविडेंड वाले केस में। उसके बाद जी अमेंडमेंट नंबर 8, अफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटिंग हाउसिंग।
ये खास अमेंडमेंट इतनी बड़ी नहीं है, इसके अंदर बस ये काम किया इन्होंने। याद करो आपने डिडक्शन के चैप्टर में एक सेक्शन किया था 80E यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर आप हाउसिंग लोन लेते हो उस पर इंटरेस्ट पे करते हो तो 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलती है। और मैंने कहा था लोन सैंक्शन होना चाहिए 31 मार्च 2021 तक, तो उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है 31 मार्च 2022, मतलब 1 साल और बेनिफिट बढ़ा दिया कि अगर लोन इसके बीच में भी सैंक्शन होगा तो भी चलेगा। तो बस वहां पे 1 साल की लिमिट और कर दी गई है कि हम बेनिफिट और देने चाह रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है ना सबके पास एक घर होना चाहिए। अब अगर ये सेक्शन यहीं खत्म हो जाता तो लोगों को दिक्कत आती, तो गवर्नमेंट ने कहा टेंशन मत लो, 1 साल के लिए सेक्शन हम और इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर लोन अभी 31 मार्च 2022 के बीच में भी सैंक्शन हुआ होगा तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ये बात ध्यान देना। तो देखो ये सारी बातें लिखी हैं कि 1.5 लाख तक का बेनिफिट था, पहले वो 21 तक था, तो हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं 1 साल के लिए, तो 31 मार्च 2022 अब आपकी लिमिट इंक्रीज हो चुकी है। उसके बाद ऐसे ही अफोर्डेबल हाउस, जो आर बिल्डर अफोर्डेबल हाउस होते हैं उसको सप्लाई करते हैं, तो उनको कैपिटल गेन से एग्जम्पशन मिलती थी। अब वो 31 मार्च 2021 तक थी, अब वो 31 मार्च 2022 तक हो गई है। ऐसे ही जो आपके माइग्रेट वर्कर होते हैं, माइग्रेट वर्कर जो होते हैं उनको गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी कि अगर वो घर परचेज नहीं कर सकते तो वो उसको रेंट पर देंगे बहुत कम पैसे पर, ठीक है, उस केस में एग्जम्पशन मिलती थी। तो गवर्नमेंट ने उस एग्जम्पशन को भी इंक्रीज कर दिया है 31 मार्च, यहाँ पे वी आर कमिटेड टू प्रमोट, आई प्रपोज टू अलाउ टैक्स एग्जम्पशन फॉर नोटिफाइड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ पर भी एग्जम्पशन उन्होंने इंक्रीज कर दी है, ठीक है। जबकि बजट ये वाली जो एग्जम्पशन है ये खत्म होने वाली थी, गवर्नमेंट ने इसको भी एक्सटेंड कर दिया। तो मिलनी बस ये बात ध्यान देना कि जहां पे ना 31 मार्च 2021 था वहां गवर्नमेंट ने 1 साल और बढ़ा के 22 कर दी है। तो कोई खास बड़ी अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पैक्ट डालेगी, हाँ, जब जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उनके लिए रेलिवेंट है, बट हमारे एग्जाम के लिए तो ऐसे एप्लीकेबल है ही नहीं। बट इवन जून 22 में जो एग्जाम होंगे ना उनके लिए भी खास इतनी बड़ी अमेंडमेंट नहीं है। उसके बाद जी प्री फाइलिंग ऑफ रिटर्न, प्री फिलिंग ऑफ रिटर्न। प्री फिलिंग का मतलब क्या होता है, जब भी कोई आप में से अगर कोई सैलरी की रिटर्न फाइल करता है, आप में से अगर कोई सैलरी की रिटर्न फाइल करता है, उन्हें पता होगा उनकी रिटर्न ऑटोमेटिकली पहले से प्री फिल होकर आती है, क्योंकि जो आपका फॉर्म 26AS है, जब आपका TDS करता है रिटर्न फाइल होती है तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो सारा कुछ वहां प्री फिल होता है, इवन इंटरेस्ट भी आजकल प्री फिल आ रहा है। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अब हम प्री फिलिंग ऑफ रिटर्न जो है ना उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। देखो जी, in order to ease compliance for the taxpayer, detail of salary income, tax payment, TDS etc already come pre-filled in income tax return। मतलब अभी तक ये तो प्री-फिल्ड थे, ये तो प्री-फिल्ड आते ही थे। अब टू फर्दर इज फाइलिंग ऑफ रिटर्न, डिटेल ऑफ कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटी, डिविडेंड इनकम एंड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा विल ऑल्सो बी प्री-फिल्ड। मतलब क्या है कि अगर आपको लिस्टेड सिक्योरिटी से कैपिटल गेन की इनकम आ रही है, आपको डिविडेंड की इनकम आ रही है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, तो जब आप रिटर्न फाइल करोगे ये प्री फिल्ड आएगा। तो आपके हम कंप्लाइंस और कम कर रहे हैं, आपका टाइम कम से कम लगे, हम ये चाहते हैं। तो एक अच्छी अमेंडमेंट है, ठीक है, बट इसके अंदर कोई खास बड़ी बात नहीं है, पहले भी था बट गवर्नमेंट ने अब उसकी, मतलब ये लगा लो उसके अंदर इनकम और जोड़ दी है कि अगर इसकी रिटर्न फाइल करोगे तो भी वो आपकी प्री फिल्ड हो जाएंगी। उसके बाद जी एक अमेंडमेंट है रिलीफ टू स्मॉल ट्रस्ट, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जी। याद करो एक टॉपिक आपने क्या होगा, चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट वाला, याद आ रहा है। मैंने कहा था कि जितनी इनकम होती है उसमें 15% तो एडहोक एग्जम्प्ट होती है, फिर 85% तब एग्जम्प्ट होती है जब आप उसको ट्रस्ट में अप्लाई करते हो। तो अब गवर्नमेंट ने एक लिमिट अनाउंस कर दी है कि इतनी लिमिट तक की अगर उनकी टर्नओवर है या अगर उनकी टोटल जो भी ग्रोस रिसिप्ट है, तो उस केस में उस ट्रस्ट की सारी इनकम एग्जम्प्ट है, उस केस में कुछ नहीं करना, मतलब वो ट्रस्ट फुली एग्जम्प्ट है। देखो जी, वी होप रिड्यूस कंप्लाइंस बर्डन ऑन स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट रनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल। So far, there is blanket exemption to such entity whose annual receipt does not exceed 1 crore. I now propose to increase this amount to 5 crore. तो बस ध्यान रखना, जो छोटे ट्रस्ट हैं, छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जैसे जो स्कूल चला रहे हैं या हॉस्पिटल चला रहे हैं, अगर उनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो उनको ब्लैंकेट एग्जम्पशन है, उनके किस में कोई वो 15% और कोई 85% वाली कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। पहले लिमिट 1 करोड़ थी, हमने नॉर्मली क्लास में नहीं की थी, रीजन बीइंग क्योंकि जितने भी ट्रस्ट है वो 1 करोड़ से काफी ऊपर है,
बट अब गवर्नमेंट ने लिमिट 5 करोड़ बोल दी है, अब ये लिमिट आपको ध्यान देनी पड़ेगी, बट इस बार के एग्जाम के लिए नहीं देनी, जब जून 22 में एग्जाम होंगे जिनके भी, बट प्रैक्टिकल लाइफ में लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। 5 करोड़ तक के जो चैरिटेबल ट्रस्ट होंगे उस केस में उनको ध्यान देना पड़ेगा, उनको ब्लैंकेट एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, ये अमेंडमेंट आ गई जी। उसके बाद एक ये अमेंडमेंट जो है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। अब ये अमेंडमेंट सुनना ध्यान से, ये अमेंडमेंट है क्या, ये अमेंडमेंट क्या है? ये अमेंडमेंट है, होता क्या था, मान लो आज प्रोविडेंट फंड है, सोच के बोलना, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कौन कौन करता है? एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। भाई दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं ना, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी। अब एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी होती है ना उसमें से कंट्रीब्यूशन काट लेता है, उसमें से कंट्रीब्यूशन काट लेता है, और कंट्रीब्यूशन काटने के बाद फिर वो आके जमा करवाता है पीएफ फंड के अंदर, और एम्प्लॉयर भी अपना कंट्रीब्यूशन पीएफ फंड में डालता है। और आप सब जानते हो एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होता है भाई, टैक्सेबल, फिर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, और रिटायरमेंट के बाद जब मिलता है वो सारा एग्जाम्प्ट होता है। ये सारी बातें आपने एसपीएफ में की होंगी। अब होता क्या था, एम्प्लॉयर जो था ना, एम्प्लॉयर जो था इस पैसे को डिपॉजिट करवाता ही नहीं था भाई, कंट्रीब्यूशन को डिपॉजिट नहीं करवाया। अब अगर उसने डिपॉजिट नहीं कराया तो पीजीपीपी के अंदर वो डिडक्शन तो क्लेम कर लेता था। मतलब कमाल की बात क्या होगी, उसने कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट नहीं कराया बट डिडक्शन क्लेम कर ली पीजीपी के अंदर। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है भैया चल क्या रहा है कि आपने कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट कराया नहीं है, विद इन टाइम आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक अमेंडमेंट प्रपोज की है। देखो जी क्या लिखा है, वी हैव नोटिस दैट some employer deduct the contribution of employee towards PF, superannuation fund and other social security fund, but do not deposit these contribution within the specified time. For the employees, these means a loss of interest or income. In case where an employer later become financially unviable, non-deposit result is permanent loss for the employee. अगर बाद में वो दिवालिया हो गया, उसने उस टाइम पैसा जमा नहीं करवाया था, तो भैया काम तो हो गया ना, मारा कौन गया? एम्प्लॉय मारा गया, कह रही पैसा तो मेरे पास है नहीं। तो गवर्नमेंट कह रही है इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आर डिपॉजिट ऑन टाइम, आई reiterate that the late deposit of employee contribution by the employer will not be allowed as deduction to employer। मतलब हम एम्प्लॉयर को कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं करेंगे पीजीपीपी के अंदर। अब जिन बच्चों ने पीजीपी किया है या जिनका भी चल रहा है लेटेस्ट बैच में, आपको मैं बताऊंगा डिडक्शन मिलती है सेक्शन नंबर 36 के अंदर। ठीक है, एक 36 और 37 आपके डिडक्शन के हैं। गवर्नमेंट कहती है हम डिडक्शन नहीं देंगे अगर आपने टाइमली जमा नहीं कराया। तो आज गवर्नमेंट, ये जो प्रॉब्लम होती थी कि भैया, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय बात बोलते थे हमारा एम्प्लॉयर हमें पैसे नहीं दे रहा, वो कह रहा है पैसे है ही नहीं, उसने डिपॉजिट पहले करवाया नहीं था, तो उनको लॉस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि अब आपको डिडक्शन अलाउड नहीं करेंगे, बात खत्म। तो एम्प्लॉयर कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकता अगर वो टाइमली जमा नहीं कराएगा, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है जी, तो ये आपका एक अमेंडमेंट नंबर 11 है। ठीक है, उसके बाद देखो जी, इंसेंटिव फॉर स्टार्टअप्स। अब जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, याद करो कैपिटल गेन में एक सेक्शन था ना 54 GB स्टार्टअप कंपनी वाला, तो उसका बेनिफिट जो था वो 31 मार्च 20 तक था। अब गवर्नमेंट ने 31 मार्च 22 कर दिया। मतलब वही जहां जहां 31 मार्च 21 था ना, वहां गवर्नमेंट ने एक साल और एक्सटेंड कर दिया, 31 मार्च 22 कर दिया। बस ये बात ध्यान दो। तो ये भी इतने कोई बड़ी अमेंडमेंट नहीं है, एक साल की टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी है कि अब तुम 54 GB की एग्जाम्पशन ले सकते हो, एक साल और ले सकते हो अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स के अंदर की है। और गवर्नमेंट क्यों इसको बेनिफिट देना चाह रही है? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो वैसे बात है, मोदी जी तो वैसे ही प्रमोट करना चाहते हैं। अब प्रमोट कैसे होंगे? अगर एग्जाम्पशन मिलती रहेगी, तभी गवर्नमेंट ने एक साल और इंक्रीज कर दिया कि भैया तुम बेनिफिट ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे स्टार्टअप के लिए एक साल की टाइम लिमिट और इंक्रीज कर दी गई है। लो जी, अब सुना ध्यान से, कुछ और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो बजट स्पीच के अंदर इन्होंने नहीं बोली थी, ये अमेंडमेंट फाइनेंस बिल के अंदर है। अमेंडमेंट छोटी छोटी हैं बट इसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। अमेंडमेंट छोटी छोटी हैं बट इसका इफेक्ट बहुत बड़ा है, ये बात ध्यान देना। पीजीपी के अंदर जो बच्चों का भी पीजीपी चल रहा है, जो कई बच्चे इस टाइम सामने अगर इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, पीजीपीपी के अंदर
आपको पता हो एक कॉन्सेप्ट आपने क्या होगा, ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ एसेट सेम नेचर और सेम परसेंटेज, टेंजिबल और इनटेंजिबल। याद करो मैंने कहा था इनटेंजिबल में गुडविल भी आती है। आपके एग्जाम जून 21 में है, दिसंबर 21 में है तो गुडविल आएगी। आपके एग्जाम जून 21 में है, दिसंबर 21 में है, गुडविल आएगी। बट अगर एग्जाम जून 22 में है, या अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं, इन्होंने गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन यहां से बाहर निकाल दी है। कोई भी डेप्रिसिएशन अब इस पे नहीं मिलेगा। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो या परचेज गुडविल हो, सेल्फ की कॉस्ट तो वैसे नहीं लेते थे तो उसमें तो दिक्कत थी नहीं, जो परचेज होती थी ना उस पे आता था। तो फाइनली गवर्नमेंट ने बाहर ही निकाल दिया कि भैया ब्लॉक ऑफ एसेट, ब्लॉक ऑफ एसेट में टेंजिबल इनटेंजिबल इनटेंजिबल के सारी एसेट्स कवर होंगी बट नॉट बीइंग गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है, और इसमें भी कई अभी इश्यूज आएंगे बट अब तो एक्ट में ही लिख चुके हैं। तो जून 22 में जिनके एग्जाम होंगे मैं आपको क्लास के अंदर बताऊंगा जब वो जून 22 के बैचेस स्टार्ट होंगे कि भैया गुडविल पर चाहे वो बिजनेस की हो चाहे प्रोफेशन की हो अब ब्लॉक का पार्ट नहीं है, और अगर ब्लॉक का पार्ट नहीं है तो इनटेंजिबल में कवर नहीं है, इनटेंजिबल में कवर नहीं है तो डेप्रीसिएशन की बात भी नहीं होगी, बात खत्म जी। ठीक है, और ये सेम अमेंडमेंट आई है सेक्शन 30-12 जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का है, और एक सेक्शन 50 वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जहां जहां डेप्रिसिएशन की बात होगी ना वहां वहां एक वर्ड ऐड कर दिया गया, नोट बीइंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब चाहे बिजनेस की गुडविल हो चाहे प्रोफेशन की गुडविल हो, डेप्रिसिएशन जो होगा वो अलाउड नहीं होगा, बस ये पर ध्यान देना। ये बात क्लियर है जी। तो ये आपका एक अमेंडमेंट इस सेक्शन जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन के अंदर आई है। तो गुडविल अब चाहे बिजनेस की हो चाहे प्रोफेशन की ब्लॉक ऑफ एसेट से बाहर निकाल दिया। उसके बाद स्लम सेल, इसके अंदर भी अमेंडमेंट आई है। अमेंडमेंट ये पहले यहां पे वर्ड लिखा था, स्लम सेल मींस द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग एज ए रिजल्ट ऑफ द सेल। अब प्रॉब्लम ये आती थी कि अगर कंसीडरेशन जो है मान लो मनी फॉर्म में नहीं आ रहा, मान लो एक अंडरटेकिंग बेच दी, अंडरटेकिंग बेची उसके बदले कंसीडरेशन मनी फॉर्म में है, फिर तो वो स्लम सेल में आ गया। बट अगर इन काइंड फॉर्म में है, कुछ एक्सचेंज हो रहा है, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में स्लम सेल की बात लोग कहते थे नहीं होगी, क्योंकि यहां पे लिखा था एज अ रिजल्ट ऑफ सेल, तो सेल मींस विद कंसीडरेशन, और कंसीडरेशन भी कौन सा, मॉनिटरी। तो गवर्नमेंट ने साफ क्लियर कर दिया, अब ये लाइन हटा दी है, अब स्लम सेल मींस द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग बाय एनी मींस। एनी मींस का मतलब क्या है, चाहे मनी फॉर्म हो चाहे नॉन मनी फॉर्म हो, अगर अंडरटेकिंग पूरी बिकी है तो वो स्लम सेल में ही कवर होगी, बात खत्म। ठीक है, तो ये दूसरी अमेंडमेंट फाइनेंस बिल में है जो बजट के अंदर नहीं बोली, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस जो होते हैं ना वो फाइनेंस बिल के अंदर काफी सारे होते हैं। तो बस ये बात ध्यान देना कि एक तो गुडविल पर डेप्रिसिएशन की बात नहीं होगी, और दूसरा स्लम सेल की डेफिनेशन के अंदर चेंज आया है, यहाँ पे बाय एनी मींस वर्ड लिखा है तो इन काइंड भी अब कवर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, दिक्कत छोटी सी थी बट अगर ये लो ना चेंज करते तो लिटिगेशन होती थी। तो गवर्नमेंट ने साफ साफ लिख दिया एनी मींस, तो एनी मींस का मतलब चाहे मनी हो चाहे नॉन मनी हो आपका यहाँ पे कवर होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, अब कई बच्चे तो भाग गए होंगे, मतलब पूरी क्लास देख नहीं रहे होंगे एक साथ। चलो जी कोई बात नहीं, अब मैं कितना समझाऊं उनको। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग जरूर देखनी चाहिए सर, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब आपसे कोई पूछेगा आप नहीं बता पाओगे, दिक्कत आपको ही आने वाली है। उसके बाद देखो जी एक सेक्शन 43 सीए है, सेक्शन 43 सीए याद आ रहा है, 43 सीए पीजीपी के अंदर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाला 110% लेते थे, 110% लेते थे। तो गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट जो बिल्डर हैं उनको बेनिफिट देने के लिए किया। बिल्डर कह रहे थे हमारी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं बहुत कम प्राइस पर क्योंकि पूरा प्राइस हमें नहीं मिल रहा, और अगर कम प्राइस पर बेचते हैं आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा होती है तो आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस बना देते हो। भाई सिंपल सी बात है, आपका अभी तक का लो ये बात कहता है कि अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 110% से ज्यादा है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही सेल प्राइस बनेगा। बिल्डर कह रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, हमारी प्रॉपर्टी जो हम बेच रहे हैं स्टैंप ड्यूटी से कम पे काफी बेच रहे हैं, बट 110% के चक्कर में स्टैंप ड्यूटी सेल प्राइस बन जाता है, हमें दिक्कत आती है। और कोविड का टाइम आप सब जानते हो पीछे गया, अभी उस टाइम तो प्रॉपर्टी बिल्कुल ही बिकना बंद, पैसा था इन लोगों के पास।
तो गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के लिए, कि अगर इसके बीच में प्रॉपर्टी बेचोगे तो 10% का वेरिएशन हम 20% कर देंगे। सर क्या ये अमेंडमेंट 50C के अंदर भी है? नहीं। क्या ये अमेंडमेंट 50C के अंदर भी है? आंसर इज नो। ये अमेंडमेंट 43CA और 56(2)(10) के अंदर है। मतलब अगर जिनके हाथ में प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है, उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी बेची है, तब उसके हाथ में प्रोविजन लगेगा। मेरे हाथ में गिफ्ट का लो लग सकता है अगर वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो, तो गिफ्ट के लो के अंदर भी सेम चेंज आया है और 43CA के अंदर 50C में नहीं आया। चेंज देखो क्या है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, 120% हैड बीन सब्स्टिट्यूट। 110 की जगह 120 हो जाएगा इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर नीचे दी गई कंडीशन सेटिस्फाइड है, पहला, द ट्रांसफर ऑफ सच रेजिडेंशियल यूनिट, पहली बात यूनिट जो हो रेजिडेंशियल हो, टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द 12th day of November 2020 and ending on the 30th day of June 2021। मतलब अगर ये प्रॉपर्टी बेची गई है 12 नवंबर 20 से 30 जून 21 के बीच में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अप्रोक्सीमेट टोटल 8 महीने लगा लो, 8 महीने का टाइम दिया बस, कि 12 नवंबर 20 से 30 जून 21 तक का टाइम दे रहे हैं। अगर इसके बीच में प्रॉपर्टी बेची है तो 120% चेक करना, 110% चेक मत करना। उसके बाद सच ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट, मतलब पहली अलॉटमेंट हो एक पर्सन को, ठीक है नी, और कंसिडरेशन received or accruing as a result of such transfer does not exceed 2 करोड़। मतलब ये जो घर ट्रांसफर कर रहे हो ये 2 करोड़ तक का होना चाहिए, उससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। भाई अगर 2 करोड़ से ऊपर का घर है, अगर घर 2 करोड़ से ऊपर का है तो लिमिट आज भी 110% ही है, चाहे कभी भी बेचो। अगर घर 2 करोड़ तक का है और फर्स्ट अलॉटमेंट है और इस ड्यूरेशन के बीच में है, तब लिमिट आपकी 20% हो जाएगी। तो आज जितने बिल्डर हैं जो भी ये घर बेच रहे हैं, ठीक है, उनके लिए लिमिट 20% की गवर्नमेंट ने इस पर प्रपोज की है। तो अब ये एक्ट बन जाएगी तो रेट्रोस्पेक्टिव बेस पे चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव बेस पे चेंजेस हो जाएंगे। ये बात ध्यान देना, क्योंकि लिमिट मैंने क्या बोला, अब ये प्रपोज है, ये फाइनेंस बिल है, ये फाइनेंस बिल है, फाइनेंस एक्ट बनेगा तब ये लिमिट एप्लीकेबल होगी। बट मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये गलत इंटरप्रिटेशन मत लेना कि 110% वाली 120% हो चुकी है। ये गलत इंटरप्रिटेशन मत लेना कि 110% वाली 120% हो चुकी है। 110% वाली 120 हुई है, बट कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हुई है। कि अगर आपने घर 12 नवंबर 20 से लेके 30 जून 21 के बीच में अगर बेचा है और फर्स्ट अलॉटमेंट और 2 करोड़ रुपए तक का है, तब ये लो एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, कई बच्चों को ना ये समझ नहीं आ रहा कि 110 और 120 होता क्या है। आपको मैं एग्जांपल दे दूं, सेल प्राइस आपका है मान लो 100 रुपए, मान लो 100, और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 115। अभी तक क्या करते थे, अभी तक क्या करते थे, इसका 110% निकालते थे, कितना आया 110। तो क्या ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, क्या ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इसके 110% से ज्यादा है या नहीं है? सोच समझ के बोलो सर, क्या ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इसके 110 से ऊपर है या नहीं है? यस है, तो गवर्नमेंट बोलती थी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो होगी ना वो सेल प्राइस बन जाएगा। तो क्या सेल प्राइस बन जाएगा 115। अब गवर्नमेंट कहती है कि सेल प्राइस 115 नहीं बनेगा, 100 ही बनेगा। बच्चा कह रहा है क्यों? 110 से ऊपर है, क्योंकि लिमिट ऑफ 120 हो चुकी है। अगर अब 120 तक भी स्टैंप ड्यूटी है तो भी 100 ही बनेगा। गवर्नमेंट 20% का वेरिएशन अलाउड कर रही है, बट ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो आज अगर किसी का केस है, अगर किसी के पापा प्रैक्टिस में है, कोई केस अगर ये हैंडल कर रहे हैं, तो ध्यान देना 20% का वेरिएशन अब अलाउड हो चुका है। और 43CA आप सब जानते हो उनके हाथ में है जिनके हाथ में प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है, जिनके हाथ में कैपिटल एसेट है, उनकी बात नहीं कर रहे, 43CA की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये अमेंडमेंट जो है आपकी 43CA की, ये अमेंडमेंट फाइनेंस बिल के अंदर है, बजट स्पीच के अंदर नहीं थी। उसके बाद जी एक 44ADA के अंदर चेंज आया। ऐसा चेंज आया कि लो लिखने में गलती हो गई, ऐसा चेंज आया कि लो लिखने में ही थोड़ी सी गलती हो गई। लो लिखने में क्या गलती हो गई? अभी तक 44ADA किस पे था? प्रोफेशनल पे एप्लीकेबल होता था। और प्रोफेशनल में क्या था? प्रोफेशनल में कोई भी प्रोफेशन कैरी करेगा तो अगर उसकी ग्रोस रिसिप्ट 50 लाख तक है तो 44ADA ले जाएगा।
अब गवर्नमेंट कह रही है जी, अब ये 44AD जो लगेगा इस पे लगेगा इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP। अगर कोई बच्चा बहुत ध्यान से देख पा रहा हो, यही सेम लाइन 44AD के अंदर भी लिखी है। 44AD क्या था? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर बिजनेस। जो बच्चे पीजी पे कर रहे हैं उनको भी समझ में आएगा थोड़ी देर के बाद। 44AD प्रिजम्पटिव स्कीम फॉर बिजनेसमैन जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक होती है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो वहां पे क्या लिखा था? इंडिविजुअल, HUF, फर्म एक्सेप्ट LLP। वही सेम लाइन कॉपी कर दी, बट इन्होंने कॉपी करते हुए ये ध्यान नहीं दिया कि HUF प्रोफेशन कैसे कैरी करेगी। सर मेरे अकॉर्डिंग तो HUF प्रोफेशन कैरी करती नहीं है, ठीक है, बट लो बन चुका है तो मे भी वो चेंज कर दें जल्दी ही, कोई सर्कुलर या क्लैरिफिकेशन आ जाए कि यहाँ पे इंडिविजुअल, फर्म सही है बिल्कुल, LLP कवर नहीं होगा, बट HUF भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। बट अभी है, मे बी फाइनेंस एक्ट जब बनेगा, उसमें HUF को यहाँ से हटा दें, ठीक है। बट अगर नहीं हटा तो बाद में सर्कुलर या जब भी आएंगे, क्योंकि HUF कोई भी प्रोफेशन कैरी नहीं कर सकती मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरी इंटरप्रिटेशन ये बात कहती है, ठीक है। बाकी अब नई लैंग्वेज जो 44ADA में है, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP यहां से बाहर निकाल दी गई है, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो ये अमेंडमेंट छोटी सी आई है। फिर एक अमेंडमेंट आई है बिलेटेड रिटर्न। याद करो, लेट रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट क्या होती थी? बोल दो फटाफट से, लेट रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट क्या होती थी सर? लेट रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट होती थी असेसमेंट ईयर का एंड। असेसमेंट का एंड होता था ना, इट मीन अगर मेरा प्रीवियस ईयर 2021 है और असेसमेंट ईयर 21-22 है, तो आप सब जानते हो, इधर देखना ध्यान से, ये मेरा 2021 है और ये मेरा 22 है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती थी? भैया ऑब्वियस सी बात है, इस साल की रिटर्न जो है अगले साल जाएगी, और रिटर्न फाइल करने की डेट क्या है? 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, और ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए 30 नवंबर। अब सोच के बोला, अगर वो टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करता तो गवर्नमेंट बहुत बोलती थी लास्ट डेट रिटर्न फाइल करने की फटाफट से बोल दो 31 मार्च, यही होती थी ना। अब वो 3 महीने पहले हो चुकी है। गवर्नमेंट कह रही है हमारे सर्वर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके काम कर रहे हैं, अब इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, हमने काफी चीजें स्मूथ कर दी हैं, तो अब तुम्हें लेट रिटर्न की जो लास्ट डेट है ना, वो आपको 31 दिसंबर तक लेट रिटर्न फाइल करनी है, उसके बाद तुम रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते। सोच समझ के जी। हाँ जी, गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है? वैसे आपकी लास्ट डेट क्या थी? 31 मार्च। वैसे लास्ट डेट क्या थी? 31 मार्च, बट गवर्नमेंट ने 3 महीने प्रायर कर दिए। देखो जी चेंज क्या है, एनी पर्सन हु हैज नॉट फर्निश्ड ए रिटर्न विद इन द टाइम अलाउड टू हिम अंडर 139(1) मे फर्निश द रिटर्न फॉर एनी प्रीवियस ईयर। लिखा था एट एनी टाइम, अब वो हटा दिया, एट एनी टाइम विद इन 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, दैट इज 31 दिसंबर 2022। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट जबकि लिए एप्लीकेबल है, मैंने वो डेट लिखी है, तो ध्यान रखना बस 31 मार्च की जगह अब 3 महीने पहले लास्ट डेट है 31 दिसंबर। तो 3 महीने कम हो गए सर, लेट रिटर्न फाइल करने के 3 महीने कम हो गए। एक बच्चा बोल पड़ा, कहता सर फिर उस पेनल्टी का क्या होगा? कि जो पेनल्टी पहले लगती थी 5,000 और 10,000 की, अगर दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर दो तो 5,000 की, दिसंबर के बाद फाइल करो 10,000 की, वो अपने आप खत्म हो गई। अब सिर्फ 5,000 की पेनल्टी, अब सिर्फ 5,000 रुपए की ही पेनल्टी है, 10,000 की पेनल्टी नहीं है। 10,000 की लगती थी दिसंबर के बाद अगर रिटर्न फाइल करोगे, अब दिसंबर के बाद तो रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो लेट रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च असेसमेंट ईयर की नहीं है, 31 दिसंबर है, और वही सेम टाइम लिमिट है रिवाइज रिटर्न की। अच्छा, इन्होंने फाइनेंस बिल में ना ये प्रायर टू वर्ड लिखना भूल गए हैं, बट ये मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, देखो मैंने मेमोरेंडम से उठाया है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, फाइनेंस बिल में इन्होंने लिखा है एट एनी टाइम विद इन 3 मंथ बस, जबकि प्रायर टू आना था, बट इस सेक्शन में प्रायर ऊपर वाले में लिखा हुआ है। और आप सब जानते हो लेट रिटर्न और रिवाइज रिटर्न दोनों की टाइम लिमिट सेम होती है। लेट रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या थी? 31 मार्च। रिवाइज रिटर्न की भी लास्ट डेट क्या होती है? 31 मार्च। दोनों की सेम होती है, दोनों में सेम चेंज आया है अब 3 महीने पहले। बट यहां तो इन्होंने प्रायर टू लिख दिया फाइनेंस बिल में, यहां प्रायर टू लिखना भूल गए हैं। बट मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेमोरेंडम जब आप देखोगे, मेमोरेंडम में साफ साफ लिखा हुआ है प्रायर टू।
ठीक है, तो ऑब्वियस बात है प्रायर टू यहाँ पे है, तो देखो मैं लिखा है ना फ्रॉम फ्रॉम मेमोरेंडम, तो मतलब इसकी भी लास्ट डेट जो है वो अब 31 दिसंबर है। तो भैया चाहे लेट रिटर्न फाइल करनी हो, चाहे रिटर्न रिवाइज करनी हो, 31 दिसंबर के बाद पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, फटाफट से जी। अब चाहे रिटर्न लेट फाइल करनी हो, चाहे रिवाइज करनी हो, 31 दिसंबर के बाद पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान देना। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है? ये नालायक जो बच्चे सामने बैठे हैं, जो बच्चे देख ही नहीं रहे, उनको तो मैं क्या बात करूं, बट जो देख रहे हैं मेरी बातें समझ में आ रही है ना आपको? तो बस ध्यान देना, आपकी लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है, उसके बाद जो होगी आपकी लेट रिटर्न नहीं फाइल की जाएगी और ना ही रिवाइज की जाएगी। ठीक है जी, तो बस आपकी ये मेजर अमेंडमेंट थी जी। ठीक है, तो ये मेजर अमेंडमेंट थी जो मुझे लग रहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 1 घंटा ही लगा है। और पूरी अमेंडमेंट क्लास का अगर मैं क्रक्स निकालूं, एक तो सीनियर सिटीजन वाली वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट कितने साल के लिए ओपन होंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेट रिटर्न रिवाइज रिटर्न की टाइम लिमिट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक ऑफ एसेट गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 43 सीए में कुछ टाइम के लिए 20% हो चुका है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टैक्स ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ हो चुकी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी स्टार्टअप जो एक एक साल एक्सटेंड किए हैं वो तो चलो नॉर्मल है, और मेरे ख्याल से बस मेन तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है सर मेरे अकॉर्डिंग तो। ये आपकी और एक डिविडेंड वाला पॉइंट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट मेजरली अमेंडमेंट जो है ये आपकी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फाइनेंस बिल में काफी सारे चेंजेस हैं जिसको हम आराम से करेंगे, और सब बच्चे जानते हैं मैं अमेंडमेंट क्लास डालता हूँ, बट अभी डालने का फायदा नहीं है क्योंकि अभी वो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो डाल के मैं करूंगा भी क्या। ठीक है जी, तो मेजर जो चेंजेस थे जो बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर बजट में क्या चेंजेस है, क्योंकि देखने में तो कुछ नहीं मिल रहे, तो इनकम टैक्स में मेजर जो चेंजेस हैं जो प्रपोज किए गए हैं अभी एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल एक्ट बनने के बाद होंगे, बट ये वाले चेंजेस हैं। ठीक है, बाकी एग्रीकल्चर की फील्ड हो गया, हेल्थ को काफी प्रमोट किया गया, आपने सबने देखा होगा हेल्थ को काफी प्रमोट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी प्रमोट किया गया है, और बाकी जो जहाँ इलेक्शन है वहां तो फंड दिया ही गया है। ठीक है, बाकी अब जीएसटी में कुछ प्रपोजल अच्छे हैं काफी, जैसे काफी सारे चेंजेस हैं, सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर भी है आपको दिखाऊंगा, और कस्टम के अंदर भी है काफी, तो उसकी एक क्लास जो होगी उसकी भी डाल दूंगा, उसके नोट्स भी जल्दी तैयार करके दे दूंगा। पर मैं दोबारा बोल रहा हूँ और फिर बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन लो, इस साल मतलब पता ना इस साल का मतलब क्या है, आज 5 फरवरी है, 31 दिसंबर तक जिसके एग्जाम है उनको ये चेंज नहीं करना है। अगले साल अगर एग्जाम है तो चेंज देखना, और पहली बात तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी एप्लीकेबल नहीं है, एक्ट बनने के बाद होंगे 1 अप्रैल से। ठीक है, तो 1 अप्रैल से तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए मैंने आपको बताए हैं, एग्जाम के लिए नहीं बताए। ठीक है, तो हर बच्चे के साथ शेयर जरूर करना, बट मैंने बड़े शब्दों में देखो यहाँ पे डिस्क्लेमर भी लिखा हुआ है कि इस साल जिनके एग्जाम है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ये तीनों भी टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, और बाकी जो अमेंडमेंट है आप फाइनेंस बिल फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो, बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ प्रपोजल है, उसको ये समझ के मत बैठना कि भी पक्के हो चुके हैं, जब तक वो एक्ट नहीं बनेंगे उस एक्ट में हम देखेंगे फाइनल चेंज क्या है। तो मैंने तभी आपको मेन प्रपोजल बताया है कि मेन प्रपोजल क्या है वो आपके सामने मैंने लिख दिया। ठीक है नी, तो बाकी हाँ मेजर चेंजेस आप ये बोल सकते हो इस बार टैक्स में नहीं थे, वो स्लैब रेट वाले वो सेम ही थे, पिछली बार तो स्लैब रेट ही चेंज हो गए थे ना, तो क्लास भी मेरी काफी लंबी हुई थी, मेरे ख्याल से 2 घंटे की क्लास थी, तो उसमें तो काफी टाइम लगा था क्योंकि चेंजेस काफी थे, चेंजेस काफी नहीं मतलब जब रेट ही चेंज हो गए तो कैलकुलेशन चेंज हो गई, इस बार ऐसा काम नहीं है। ठीक है ना, तो इस बार कोई रेट चेंज किए हैं ना कुछ किए हैं, तो बाकी सारी बातें बस आपके सामने है जी। ठीक है, तो ये नोट्स टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो, जीएसटी एंड कस्टम बहुत जल्दी नोट्स बना के डाल दूंगा, क्लास भी डाल दूंगा, और बाकी और एक बात और बताऊं, जो बच्चे सीए इंटर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे मेरे सीएस की क्लास लेते थे और सीएमए वाले बच्चे भी सीएस की क्लास लेते थे, तो जो बच्चे सीए कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत गुड न्यूज आने वाली है। बच्चा कह रहा है क्या आप उनके लिए कोई अलग से बैच स्टार्ट करने जा रहे हो, समझ लो कुछ आने वाली है, मेहनत कर रहा हूँ उनके लिए भी, उनकी बुक भी ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। तो मेरा दिल नहीं मानता ना कि कोई सीए वाला बच्चा सीएस की क्लास ले, क्योंकि सीएस की फैमिली का जो बच्चे हैं वो सीएस की ही क्लास लें और सीए वाला बच्चा सीए की ही ले। चलो गुड न्यूज़ दूंगा, वो आ जाएगी बहुत जल्दी, बट तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और मैक्सिमम हर बच्चे के पास इस वीडियो को शेयर करो, नोट्स टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करो, उम्मीद करूंगा आपको बातें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उस डाउट्स को मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करूं, उसको क्लैरिफाई करूं जो भी आपके डाउट्स होंगे,
और बाकी फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह, मतलब नेक्स्ट क्लास मतलब यूट्यूब के ऊपर कभी भी। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच यार। और कैसी लगी क्लास जरूर बताना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना। ना लाइक को, लाइक में कोई पैसे नहीं लगते आपके, ठीक है। दिल खुश हो जाता है, मोटिवेशन मिलता है बस। थैंक यू, थैंक यू, लव यू सो मच।